हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइल. जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कंटिन्यू करेंगे. हम लोग का जो सीरीज था मैथमेटिकल फिजिक्स का, जो सीरीज था वही कंटिन्यू करेंगे. और वहां पे हम लोग पार्ट 2 में हैं. पार्ट 1 था जहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लिया. आज हम लोग स्केचिंग ऑफ ग्राफ. ठीक है? स्केचिंग ऑफ ग्राफ. स्केचिंग वर्ड यूज किया है. क्यों? क्योंकि हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे वो अप टू स्केल नहीं है, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है. हम बस उसका एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि कैसा होता है. ठीक है? ओके. तो देखो भैया कि हम लोग जब भी हम लोग ऑब्वियसली फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पर आप देखोगे फ्यूचर चैप्टर्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे ना, हमेशा आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको डिराइव करना पड़ेगा. ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा जो मुझे हमेशा हम लोग डिराइव करेंगे या फिर कभी कभी अज्यूम कर लेंगे. हम लोग हमेशा इसको डिराइव करना पड़ सकता है या फिर अज्यूम करना पड़ सकता है. ठीक है? पर ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं ये फिजिक्स नहीं है. ये बस एक टूल है मैथमेटिकल फॉर्मूला का. ठीक है? ओके. तो फिजिक्स है क्या? इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से मुझे एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. और ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट निकालते हैं, इसको बोला जाता है फिजिक्स. ठीक है? इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से एक इंफॉर्मेशन निकालना वो आर्ट है, फिजिक्स. ठीक है? तो प्लीज ऐसा समझिए कि हर एक इक्वेशन, हर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अपने में ही एक कहानी बता रहा है. ठीक है? क्वेश्चन बस यही है, क्या हम वो कहानी सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं. अगर हम उसका कहानी सुन गए तो इंफॉर्मेशन मिल गया, अगर नहीं सुन पाए तो हमने कहानी ठीक से नहीं सुना. ठीक है? ठीक है? एंड द बेस्ट वे टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन इज, एंड द बेस्ट वे इज टू study the graph for each mathematical equation या फिर formula. To study the graph for each mathematical formula. ठीक है? मतलब ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अगर मुझे समझना है कि क्या बोलना चाहता है तो बेस्ट है कि आप उस इक्वेशन का कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ बना लीजिए. क्योंकि उस इक्वेशन का जब आप ग्राफ बना लोगे तो उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि कहानी में रिजल्ट क्या हो रहा है. ठीक है? ये हो गया हम लोग का. ग्रेट. तो चलिए अब हम लोग कुछ एक स्टार्ट करते हैं यहां से कि लेट अस कंसिडर two physical quantities, small x and y. ठीक है? and we shall study the variation of y with x in accordance with the following equations. In accordance with following equations. अब हम लोग एक एक करके इक्वेशंस डिस्कस करेंगे. ठीक है? पर इस बात का प्लीज ध्यान रख लीजिए
आप लोग जब देखो, आप लोग कहीं भी जब भी पढ़ोगे ना देखोगे हर बार फॉर्मूला ही फॉर्मूला डिराइव करना पड़ रहा है, कभी ये डिराइव करो, कभी वो डिराइव करो, कभी ये डिराइव करो, हर बार फॉर्मूला ही डिराइव करना पड़ेगा। पर वो वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या है? नॉलेज यहाँ लाई करता है, इस प्रोसेस में लाई करता है कि आप इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से इंफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। एंड द बेस्ट वे टू इज कि हम उसका इस मैथमेटिकल फॉर्मूला का ग्राफ पढ़ाई करें। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे? आज हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी अज्यूम कर चुके हैं। x एक फिजिकल क्वांटिटी है, y एक फिजिकल क्वांटिटी है, और हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ y विथ x, मतलब कि y इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x, दैट इज y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x। मुझे पता नहीं है पर y इज सम फंक्शन ऑफ x। ये f ऑफ x क्या है वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया क्या पढ़ना चाहते हैं हम लोग आज? ग्रेट, चलिए फिर आइए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। जी चलिए आइए, अब हम लोग पता क्या करेंगे, क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहला से शुरू करते हैं, हम इजी इक्वेशन से शुरू करते हैं। y इज इक्वल्स टू एम एक्स। y कैसे वैरी करेगा अगर x पर, अगर ये रिलेशन है, अगर ये इक्वेशन है। ठीक है, यहां पर m क्या है? m इज अ रियल नंबर, एक रियल नंबर है जिसको नाम दिया गया है स्लोप। ठीक है, इस इक्वेशन में y और x तो फिजिकल क्वांटिटी है एंड m है एक रियल नंबर जिसका नाम स्लोप है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है m इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, स्लोप बोलते हैं m को, और इसका निकालने का तरीका है m इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, जहां थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, समझ में आया कुछ? क्लास 10 के ज्योमेट्री में पढ़े थे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हो तो। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अब इसका देखते हैं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा होता है। इसके दो ग्राफ पॉसिबल हैं और वो है कुछ ऐसा। चलिए ये एक इक्वेशन बनाते हैं। ये एक एक्स एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस में वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी x रिप्रेजेंट किया गया है और y एक्सिस के अलोंग फिजिकल क्वांटिटी y को रिप्रेजेंट किया गया है। यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग फिजिकल क्वांटिटी x को रिप्रेजेंट किया गया है, y एक्सिस के अलोंग फिजिकल क्वांटिटी y को रिप्रेजेंट किया गया है, और ये तो भैया हमारे ओरिजिन है 0,0। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इक्वेशन कैसा होगा? इक्वेशन होता है कुछ ऐसा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बेसिक नियम क्या होता है? अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा? x का बहुत सारा वैल्यूज अज्यूम कीजिए, y का बहुत सारा वैल्यूज अज्यूम कीजिए, फिर यहाँ पे पुट कीजिए, फिर उसको प्लॉट कीजिए, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। आप बस मान लीजिए कि हम सही बोल रहे हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई डिबेट करने का जरूरत नहीं है आपको। अगर ऐसा इक्वेशन है उसका ग्राफ ऐसा होगा, और ये जो एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओहो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, ये तो पता है ना? ठीक है, और ये जो एंगल है, अच्छा एक सेकेंड, is the angle between the line and the positive x axis taken in anti-clockwise direction, taken in anti-clockwise direction। मतलब कि ये एंगल थीटा है। आप चाहो तो ये भी बोल सकते थे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये लाइन है,
तो ये भी तो एंगल ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि जब आप इस तरफ लेते हो तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो, और हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना है आपको, ठीक है। इसका मिटा दो भैया, क्या गंदा करें हम अपना डायग्राम को, हाँ ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। अब आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि अच्छा इस एंगल के लिए ये थीटा कितना है, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली इस फिगर में ये जो एंगल थीटा है लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore corresponding tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताइए। m इक्वल्स टू tan थीटा, ये थीटा एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होता है, ठीक है ओके। पर मान लीजिए ऐसा एक ग्राफ बना दे रहे हैं जहां पर x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहां पर फिजिकल क्वांटिटी x है, इधर फिजिकल क्वांटिटी y है, ये तो हमारे ओरिजिन है। अब ग्राफ कुछ ऐसा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और इस केस में ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये एंगल, ये थीटा। तो इस इक्वेशन के लिए m क्या होगा, tan थीटा। पर यहां पर नोटिस कीजिए ये जो एंगल थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है ना, तो tan थीटा क्या होगा, इस केस में tan थीटा नेगेटिव होगा, मतलब कि इस केस में स्लोप जो है वो नेगेटिव है। देखिए इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको। स्लोप पे हम लोग और डिस्कस करेंगे, कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, पर इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको। y इक्वल्स टू mx एक्चुअली में क्या है, सिंपली एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ STRAIGHT स्ट्रेट लाइन passing through the origin, passing through the origin। जी हाँ, ये चीज देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। y एक फिजिकल क्वांटिटी है, x एक फिजिकल क्वांटिटी है, m एक रियल नंबर है जिसका नाम होता है स्लोप। इसको निकालने का तरीका है m इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव x एक्सिस and the line taken in anti-clockwise direction, as a result of which दो possibilities है। अगर लाइन ऐसा है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से गुजर रहा है तो पॉजिटिव, अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से गुजर रहा है तो नेगेटिव, ठीक है, ठीक है ना। ऑल साइन tan cos, tan इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसलिए ऐसे क्यों, क्योंकि ऑल साइन tan cos, इसमें और इसमें tan नेगेटिव होता है, इसीलिए। चलिए ठीक है, इसको आप ऐसे कॉपी कीजिए। यहाँ कुछ बोलना चाहेंगे हम यहाँ पे, हाँ एक चीज और बोल देते हैं, हम एक चीज और बोलना चाहेंगे हम, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज 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 नोट कीजिएगा कि फॉर इक्वेशन y इक्वल्स टू mx, हम लोग बोल सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली, यहां बोलते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पेलिंग भूल गए हम, प्रोपोर्शनल, अगर स्पेलिंग गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एज x इंक्रीजेज, ये एरो ऊपर का इंडिकेट करता है इंक्रीजेज, एज x इंक्रीजेज y ऑल्सो इंक्रीजेज बाय सेम अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट है।
बाय सेम अमाउंट, और एज x decreases y also decreases by same amount। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय सेम अमाउंट कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर x मान लीजिए 5 से इंक्रीज किया तो y भी 5 अमाउंट से इंक्रीज करेगा। अगर x 20 से डिक्रीज किया तो y भी 20 अमाउंट से या फिर 20 यूनिट से डिक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कब? जब दोनों, अगर एक में जितना इंक्रीज हो रहा है दूसरा में भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है, एक में जितना डिक्रीज हो रहा है दूसरा में भी उतना ही डिक्रीज होगा, तब बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉलो करता है। ठीक है, ओके। चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। कर लिया है तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट इक्वेशन 2 पे मूव करते हैं। आप देखोगे बहुत इजी है। y इक्वल्स टू mx तो है ही, पर साथ में एक्स्ट्रा कांस्टेंट है c। ठीक है, ये कैसा इक्वेशन है? ये भी है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कैसा है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। जी हाँ, ये चीज समझना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। ऑब्वियसली y एक फिजिकल क्वांटिटी है, x एक फिजिकल क्वांटिटी है। m के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि m स्लोप है। इसको निकालने का तरीका है tan थीटा। एंड ये जो c है वो भी एक कांस्टेंट है, रियल नंबर है, जिसका नाम है y। c इज y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, सॉरी y इंटरसेप्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस where the graph cuts the y-axis, cuts the y-axis। देखिए हम लोग ने पहले एक इजी वाला इक्वेशन सॉल्व किया था एकदम, वो भी स्ट्रेट लाइन था पर वो ओरिजिन से पास कर रहा था। ठीक है, पर अब नोटिस कीजिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही इक्वेशन है। y इक्वल्स टू mx प्लस c। m एंड c क्या है? कांस्टेंट्स है, रियल नंबर्स है। m एंड c कांस्टेंट्स है, रियल नंबर्स है। m को बोलते हैं tan थीटा, y है, c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। आइए समझते हैं क्या बोलना चाहते हैं हम आपको ग्राफ से मदद से। हो गया इतना? और कुछ लिखना है मुझे? और तो कुछ लगता नहीं है कि मुझे अब लिखना है। तो चलिए आइए अब हम लोग ग्राफ से समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए थोड़ा छोटा छोटा ग्राफ बनाना पड़ेगा, यहाँ बहुत ग्राफ बनाना है मुझे। 1 2, आप पहले देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, फिर आप अपने हिसाब से ग्राफ जहां पे जगह पेज में मिले, जगह जगह हो आप डाल लीजिएगा। ऑब्वियसली ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। अरे गंदा गंदा, अच्छी चीज गंदा गंदा बना रहे तुम भैया। ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ये कैपिटल एक्स मतलब एक्स एक्सिस, कैपिटल वाई मतलब वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्स वाई। एंड मजेदार बात ये है कि एक्स के एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं आपको। अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा इक्वेशन है, ये क्या, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है, पर ये ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट है, लाइन जहां पर y एक्सिस को कट कर रहा है, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। मतलब कि ये डिस्टेंस जो है ये c होगा। ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का जो लेंथ होगा उसको बोलते हैं c, y इंटरसेप्ट। एंड सिमिलरली ये एंगल कितना है? थीटा है,
ठीक है, इस फिगर में m विच इज इक्वल टू tan थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एंड c क्या है? c भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट किया है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, याद है ना? चलिए अब यहां पर हम कुछ दूसरा ग्राफ बनाएंगे आपको समझाने के लिए। तो कुछ मान लीजिए ऐसा ग्राफ बनाए हैं हम, ठीक है? ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट, ये लाइन ने y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट किया, मतलब ये डिस्टेंस y इंटरसेप्ट होगा, ठीक है? हाँ, y इंटरसेप्ट हो गया। एंड सिमिलरली अगर हम ये देखें, ये एंगल है थीटा, पर यहां पर ये जो एंगल थीटा है वो 90 से ज्यादा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब ये एंगल 90 से ज्यादा है, ये 90 होता, ये 90 होता, पर 90 से ज्यादा है। अरे बबुआ, ये ऐसे एंगल है ना, 90 तो ये होता, पर ये एंगल थीटा है, तो क्या ये 90 से ज्यादा नहीं है? अब अगर 90 से ज्यादा है मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और एंगल ऑफ tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan थीटा विच इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक बा? ठीक बा, चलो। और यहां पे c क्या है? c ऊपर की तरफ है, मतलब पॉजिटिव है। का कुछ समझ में आई बुआ? ठीक ठीक, यहां पर आते हैं। मान लीजिए ऐसा ग्राफ है, ठीक? ऐसा ग्राफ है, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल थीटा होगा। थीटा 90 से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है? ठीक है, पर मजेदार बात ये है कि ये लाइन y एक्सिस को नीचे कट कर रहा है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली c होगा, बट c क्या है? नेगेटिव है इस केस में। ठीक, समझ में आया कुछ? ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन बनाता रहेगा, ठीक है? नोटिस कीजिए, एंगल क्या होगा? ये होगा एंगल थीटा, पर एंगल थीटा फिर से 90 से ज्यादा है ना, ज्यादा है, सुनो, तो फिर से m विच इज इक्वल टू tan थीटा वो हो जाएगा नेगेटिव, और ये लाइन है c, और c भी यहां पर नेगेटिव है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ बना के हम आपको समझाए हैं कि m का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है और c का वैल्यू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कब होता है, तो कैसा होता है देखने में। ठीक है, मजा आया? मजा आया? आपको ये समझना पड़ेगा, c, m और c दोनों ही कांस्टेंट है, ठीक है? m है स्लोप, c है y इंटरसेप्ट, नाम है। स्लोप निकालने का तरीका है m इक्वल टू tan थीटा, और y इंटरसेप्ट तो आपको ग्राफ से ही पता चलेगा, बस, ठीक है? ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बाकी है अभी। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट दो ग्राफ बनाना है हम लोग को। ये मान लीजिए ग्राफ A, ये B, ये C, ये D, और दो ग्राफ चाहिए मुझे। चलिए, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया एक। काहे मधुमक्खी बा, काहे हल्ला कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इधर एक फिजिकल क्वांटिटी x है, इधर फिजिकल क्वांटिटी x है, इधर फिजिकल क्वांटिटी y है, ठीक है? अब एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, ओहो यहाँ तो हम बताए नहीं आपको, अच्छी यार, गड़बड़ा गया मेरा दांत। कहाँ लिखे हैं हम? जगह नहीं मिल रहा मेरे को, तो सॉरी सर, टाइम दीजिए मेरे को, फिर समझा दे आपको। हम जगह है यहाँ पर, एक सेकंड को, अरे जगह है, जगह है, जगह है। अच्छा देखिए, प्लीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि इफ m इज इक्वल टू 0, m का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा का वैल्यू 0 है। tan थीटा का वैल्यू 0 है,
इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा 0 है। 0 कब होता है ट्रिग्नोमेट्री tan के लिए, जब tan 0 डिग्री होता है, क्योंकि tan 0 डिग्री 0 होता है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, आई होप मेरे पास इतना जगह है कि हम एक लाइन और लिख सकें, हाँ है, तो थीटा मिल जा रहा है 0 डिग्री। स्लोप 0 कब होता है, इस बात को ध्यान रखिए। स्लोप 0 कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री है। और ये कौन सा एंगल है, ये है एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द लाइन। तो लाइन कैसा होगा, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है लाइन, एंगल कम है भी, अगर हम इसको ऐसे करें और कम हो रहा है और कम हो रहा है और कम हो रहा है, अब 0 हो गया। मतलब कि लाइन को पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना पड़ेगा, तब जाके स्लोप उसका 0 होता है। मतलब एक ऐसा लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो होगा, और उसका स्लोप 0 होगा। ये बात समझ में आती है, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि a line parallel to x axis will have zero slope, will have zero slope। इस बात को प्लीज नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एंड यहीं पे हम एक चीज और ऐड कर दे रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस विल हैव यूनिट स्लोप। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आपको, हाँ। अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल हैव 0 स्लोप, ये समझ गए हम लोग, क्यों, क्योंकि वहां पर एंगल 0 होगा। पर कहां से बताएं हम, अगर परपेंडिकुलर है मतलब कि ये लाइन है एक्स एक्सिस का, लाइन ऐसे है, ठीक है, एंगल कितना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, ये एंगल है 90 डिग्री, मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री। तो स्लोप कितना होगा tan 90, tan 90 तो अनडिफाइंड होता है। अ लाइन पैरेलल टू एक्स, कहां गया मेरा यूनिटी कब होता था फिर, ओ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस विल हैव अनडिफाइंड स्लोप। मैं सोच रहे कुछ गलती किए हम, अनडिफाइंड स्लोप, मतलब उसका स्लोप मैक्सिमम होगा, हाँ ठीक है, अब सही प्लीज इसको सही कर लीजिए, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि tan 90 तो अनडिफाइंड होता है, इतना स्लोप है कि उसको कभी चढ़ ही नहीं पाओगे उसके ऊपर। आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए बैक टू यहां पर, मान लीजिए आपके पास ऐसा एक लाइन है, ऐसा एक लाइन है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब यहां पर थीटा कितना है 0, यहां पे स्लोप m इज इक्वल टू tan 0 इज इक्वल टू 0, एंड c कितना है, ये डिस्टेंस है, तो c है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी है एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये भी तो हो सकता है एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां पर इस पॉइंट पे y एक्सिस को कट किया है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आपका c इंटरसेप्ट है, एंड c यहां पर क्या है, c नेगेटिव है, एंड ऑब्वियसली यहां फिर से स्लोप 0 है, ठीक है। तो ये बना हम लोग का ग्राफ ABCD EF। देखिए आपको इसे समझ में आया कि नहीं आया, हम लोग बस क्या बोल रहे हैं कि एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, उसका ग्राफ बना के हम लोग समझ रहे हैं कि कैसा होता है उसका नेचर, सॉरी, तो वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। पर वही अगर ये c 0 हो जाता, अगर c 0 हो जाता तो जो पहला केस था उसमें पहुंच जाते हम लोग,
ये बन जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है, बेसिक समझ में आया आपको। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि a line parallel to x axis will have zero slope, whereas a line perpendicular to x axis will have undefined slope। क्यों? क्योंकि tan 90 is equals to undefined, पता ही नहीं है क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको आप अच्छे से कॉपी कीजिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो चलिए आइए, अब एक थोड़ा स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन है, वो कहते हैं हम लोग डिस्कशन ऑन स्लोप, CUSSION, डिस्कशन ऑन स्लोप। ठीक है, इस बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए स्लोप के बारे में, क्योंकि स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कमिंग फ्यूचर में, समझ लीजिए। ठीक है, ओके, तो चलिए आइए देखिए एकदम एक ग्राफ अगर हम बनाते हैं, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, इसके अलोंग फिजिकल क्वांटिटी x है, इसके अलोंग फिजिकल क्वांटिटी y है, और मान लीजिए भैया, मान लीजिए ये हम लोग का इक्वेशन है ग्राफ का। ठीक है, ठीक है, ओके, अच्छा, पहले ये बात करें हम लोग। ठीक है, पहले इसी पे बात कर लेते हैं हम एक बार। ठीक है, ओके, तो ऑब्वियस सा बात है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, एंड स्लोप m इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ये एक रिलेशन है टैन स्लोप निकालने का। ठीक है, ठीक, ओके, ये एक तरीका है स्लोप निकालने का। अब इसका एक और चीज देखते हैं हम लोग। स्लोप m इज इक्वल्स टू टैन थीटा होता है, पर टैन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका डेफिनेशन क्या है? टैन ऑफ एनी एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टैन थीटा बोल सकते हैं हम लोग चाहे तो परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक ठीक, ओके, यहां पे आइए, यहां पर आइए, यहां पर देखिए, यहां पे आपको क्या कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या किया जाए? मान लीजिए हम यहां पर ये एक पॉइंट कंसीडर किए हैं P1, और ये एक पॉइंट कंसीडर किए हैं P2। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं हम, प्लीज ध्यान सुनिएगा इस बात को। इसी लाइन पर हमने दो पॉइंट P1 और P2 कंसीडर किया है, सच दैट P2 का कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। मतलब कि अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर बनाए, यहां पर ये डिस्टेंस, ये पॉइंट x2 है और ये पॉइंट ऐसे y2 है। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? यही तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है। क्लास 10 का ज्योमेट्री तो बेसिक तो पता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये जो पॉइंट है x2 y2, मतलब इसका ये डिस्टेंस x2 है एंड ये डिस्टेंस y2 है। ठीक है, सिमिलरली यहां भी एक पॉइंट लेते हैं हम x1, y1, सच दैट जब यहां से अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये डिस्टेंस होगा x1, एंड अगर यहां बनाया जाए ये डिस्टेंस होगा y1। दिखाई दे रहा है ना? काफी ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहे हैं हम? हाँ, दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या हम बोल सकते हैं, यहां से अगर हम ये लाइन ऐसे कंप्लीट करें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है P1 P2, मान लीजिए इसको P1 P2, क्या बोले, P1 P2 P3 बोल दो, क्या P3 बोलते हैं, छोड़ो, सुंदर लगेगा देखने में। P1 P2 P3, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? P1 P2 P3, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? ऑब्वियसली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये बात पता है ना कि दो लाइंस अगर पैरेलल होता है और एक ट्रांसवर्सल ऐसे कटता है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, जिसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एज अ रिजल्ट क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा ही होगा?
यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, जहां पर एंगल थीटा मिला। तो इस फिगर में हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से स्लोप m होता है tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, मतलब थीटा के ऑपोजिट वाला P2 P3, P2 P3 डिवाइड बाय बेस P1 P3, P1 P3। ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं कि P ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है। अब प्लीज ध्यान सुनिएगा, ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस y2 है। ये पूरा डिस्टेंस यहां से, ये जो ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन से ये डिस्टेंस y2 है, ऑरिजिन से ये डिस्टेंस y1 है। तो ये कितना होगा, हम बोल सकते हैं ये होगा y2 माइनस y1। ठीक है, और इसको हम मान लीजिए डेल्टा y से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा y से डिनोट कर रहे हैं, डिनोट। एंड सिमिलरली फिर से ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से कि ऑरिजिन से ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है। ये कितना होगा, x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1, और इसको हम डेल्टा x से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1, जो क्या है, डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x। और डेल्टा y क्या है, ये है y2 माइनस y1 विच इज स्मॉल चेंज इन y। ठीक बात, समझ में आए कुछ? तो क्या हम लिख सकते हैं यहां पर, ये हो जाएगा P1 P3 और पकड़ने बेस ये हो जाएगा डेल्टा y, एक्चुअली में क्या है ये y2, ये लिखो तो भैया गड़बड़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। याद आया, इसको डिराइव किए थे हम लोग, याद आया आप? तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, और इसका मतलब ये है कि स्लोप, इस बात को आप प्लीज याद रखिएगा, स्लोप इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू चेंज इन द क्वांटिटी अलोंग x, नहीं अलोंग ऊपर y है ना, इन अलोंग y एक्सिस बाय change in the quantity along x axis। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत रोल प्ले होगा बाद में। ठीक है, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है? ग्रेट, चलिए समझ गए इतना तो हम लोग। और कुछ दो पॉइंट्स है उसको नोट कर लेते हैं, और कुछ पॉइंट्स है उसको नोट कर लेते हैं। देखिए क्या बताया हम, इसको भी नोट कर लीजिए कि सिंस एंगल फिक्स्ड है, सिंस एक स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल फिक्स्ड है, हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ is always constant, is always constant। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ये हो गया हम लोग का। और कुछ बाकी है? नहीं, और कुछ बाकी नहीं है। और एक्चुअली क्वेश्चन बताना है आपको, और उसके मुझे नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। चलिए आप लोग इसको ऐसे नोट करके समझ लीजिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। चलिए आइए हम लोग ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले ना हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 पहले क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएशन ऑफ y विथ x फॉर a एंड b। इस इक्वेशन में
y इक्वल्स टू एम एक्स में अगर x वैरी करेगा तो y भी वैरी करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। एंड अगर इस इक्वेशन में भी अगर x वैरी करेगा तो y भी वैरी करेगा, पर इन दोनों वेरिएशन में डिफरेंस क्या है ये पूछा है। बे यार ये मधुमक्खी परेशान कर दिया है। अच्छा क्या बोल रहा हूं, दोनों इक्वेशन में y वैरी करेगा विथ x, पर कैसे वैरी करेगा वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए a में y इक्वल्स टू एम एक्स में हम लोग अभी देखे हैं थोड़े पहले कि ये कैसा डायरेक्टली y इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, which implies as x increases y also increases in same amount, or if x decreases तो y will also decrease in same amount। जितना फैक्टर से x इंक्रीज करे या डिक्रीज करे y भी उसी फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। इसको बोलते हैं y is directly proportional to x। ज्यादा छोटा तो नहीं लिखती है ना, नहीं ठीक है, ठीक है। बट ये जो सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, नोटिस कीजिए यहां भी अगर y को अगर हम x इंक्रीज करें तो y इंक्रीज होगा, सीधा है। x इंक्रीज करने से प्लस साइन है ना, तो y भी इंक्रीज होगा। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते हैं हम लोग, हम बोल सकते हैं कि y इज प्रोपोर्शनल टू एम एक्स प्लस सी। इसका फर्क बस ये है कि यहां भी x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, बट नॉट बाय सेम अमाउंट, नॉट बाय सेम अमाउंट, बस यही डिफरेंस है। अगर x डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा, बट नॉट बाय सेम अमाउंट, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और प्लीज ध्यान रखिएगा हम लोग इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलते हैं, ऐसा रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी बोलते हैं जब x और y में डायरेक्ट कन्वर्सेशन है बाय सेम अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। जब x और y सेम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा तब जाके उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, वरना सिंपली प्रोपोर्शनल बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि यहां पर अगर हम x को 5 से इंक्रीज करें तो y भी 5 से इंक्रीज होगा, 2 से, पर यहां पे फैक्टर सेम नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 देखिए क्या बोला है, विच लाइन हैज मोर स्लोप। ये एक ग्राफ दिया हुआ है x एक्सिस और y एक्सिस का, जहां पर x है, सॉरी x फिजिकल क्वांटिटी है, y एक फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पे 4 इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है 1, ये एक इक्वेशन है 2, ये एक इक्वेशन है 3 और ये एक इक्वेशन है 4। बोला है इन चारों में से किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है। अच्छा आपको याद है प्रीवियस जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तो वहां पर हम लोगों ने टेबल बनाया था और ग्राफ भी बनाया था। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है, ये ग्राफ याद आ रहा है, ऐसे था, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है, ये tan थीटा का ग्राफ था, ये थीटा का ग्राफ था। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा tan थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एज द एंगल इंक्रीजेज स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेज। स्लोप क्या है, tan थीटा, पर जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा स्लोप भी तो बढ़ेगा। तो नोटिस कीजिए, चलिए अब थोड़ा कलाकारी दिखाते हैं। इक्वेशन 1 के लिए, फॉर इक्वेशन 1 एंगल कितना होगा, थीटा 1, एंगल थीटा 1 कितना होगा
ये है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो 0 होगा, विच इम्प्लाइज स्लोप m इज इक्वल टू tan 0 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर इक्वेशन 2 मान लीजिए एंगल थीटा 2 है, ये है एंगल थीटा 2। ठीक है, इसके लिए ये है एंगल थीटा 3, और इक्वेशन 4 के लिए ये हो गया एंगल थीटा 4। तो थीटा 2 है विच इम्प्लाइज यहाँ पर इक्वेशन 1 के लिए स्लोप 1 है, इक्वेशन 2 के लिए स्लोप m2 है, मान लीजिए tan थीटा 2। फॉर इक्वेशन 3 एंगल कितना है थीटा 3, स्लोप कितना होगा m3 इक्वल्स टू tan थीटा 3। एंड फाइनली फॉर इक्वेशन 4 थीटा 4 कितना है, ये लाइन कैसे बनाए हैं, परपेंडिकुलर बनाए हैं, तो 90 डिग्री है, एक्सप्लिसिटली दिख रहा है, विच इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अरे बबुआ भूल गए ला, tan अनडिफाइंड होता है। तो क्या यहां से देखिए ना 0, ठीक है, ये एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एज द एंगल इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेस। यहां से हम फाइनली बोलना चाहेंगे कि एज द एंगल increases the value of slope also increases। ठीक है, which implies equation 4 has the maximum slope, equation 4 has the maximum slope। ठीक है, देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। अरे हम लोग प्रीवियस डे तो देखे थे ना भैया कि tan थीटा और थीटा ग्राफ में जैसे जैसे x थीटा बढ़ता है y भी बढ़ता है, मतलब tan थीटा वैल्यू बढ़ता है, tan थीटा बढ़ता है मतलब स्लोप बढ़ता है, इन अदर वर्ड्स वही। ठीक है, ओके। और ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। यहाँ पर एक छोटा सा मुझे नोट बताना है आपको, छोटा सा एक इंफॉर्मेशन देना है आपको, प्लीज नोट कीजिएगा उसको। एक बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि हम लोग स्लोप के बारे में इतना बात कर रहे हैं, पर स्लोप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, व्हाट, नोट कीजिएगा इसको प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। हम लोग को पता है स्लोप m होता है tan थीटा, या फिर स्लोप m होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या फिर स्लोप m होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, कुछ भी बोल सकते हो आप, पर ये स्लोप का मतलब क्या है। सॉल्यूशन है, स्लोप इज अ मेजर ऑफ स्टीपनेस of the graph, मतलब ये that is how steep or flat the graph is, यहां पे देखिए जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, ऑलमोस्ट पैरेलल है, पैरेलल है मतलब फ्लैट है, इजीली आप इसके ऊपर चल पाओगे। अब देखिए जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, ये एक इक्वेशन था, एक सरफेस, एक ग्राफ था जो पूरा कंप्लीटली फ्लैट है, पर जैसे जैसे स्लोप बढ़ा, अब ये थोड़ा स्टीप हो गया, अब ये और ज्यादा स्टीप हो गया, अब ये और ज्यादा स्टीप हो गया, तो क्या पूरा स्टीप हो गया। तो इस पे कभी चढ़ पाएंगे हम लोग, कभी नहीं चढ़ पाएंगे। इस पे थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते चढ़ने का, इस पे थोड़ा इजी चढ़ पाएंगे, इस पे तो फ्लैट हो गया एकदम। तो स्लोप का मतलब होता है कि ग्राफ कितना स्टीप है या फिर कितना फ्लैट है। ठीक है, मोर द वैल्यू ऑफ स्लोप मोर इज द स्टीपनेस, मोर द वैल्यू ऑफ स्लोप more is the steepness, more is the steepness,
पता नहीं स्टीपिंग का स्पेलिंग राइट सही पता नहीं मेरे स्टीप, ठीक है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। दो हम लोग ये जो टूल्स है स्लोप निकालने का, पर स्लोप का एक्चुअल मतलब है ये कि ग्राफ कितना स्टीप है, ठीक है। ओके चलिए अब हम लोग फाइनली नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। चलिए आइए अब हम लोग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ग्राफ पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हुआ, अब आते हैं दूसरा। जब ऐसा इक्वेशन हो y इंटू एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है, और y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k बाई x, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला, इस टाइप का इक्वेशन का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए यहां पर k क्या है, k कोई भी रियल नंबर है जो एक्चुअली एक कांस्टेंट का रोल प्ले करता है, और वेरिएबल के नाम पे दो ही पैरामीटर है, एक फिजिकल क्वांटिटी y जो हम लोग स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं, और एक फिजिकल क्वांटिटी x, ठीक है, ठीक है। अब प्लीज आप ट्राई कीजिए समझने में हो क्या रहा है। यहां पर x इज हेयर, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि जैसे जैसे आप सोचो ना x बढ़ेगा y डिक्रीज होगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y डिक्रीज होगा, और या फिर x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। एंड सिंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई भी प्लस माइनस टर्म नहीं है, तो हम बोलते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सेम फैक्टर से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। आइए ग्राफ पे फोकस करते हैं। पहला ग्राफ, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। इधर एक्स है, इधर फिजिकल क्वांटिटी वाई है, ठीक है, ठीक है। अब नोटिस कीजिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे अगर x 0 है तो y, अरे रुकिए रुकिए ऐसे लिख लीजिए, फॉर k इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू, अगर k का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर k का वैल्यू पॉजिटिव है तो मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 7/x, ठीक है। अच्छा, इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब y कितना हो जाएगा 7/0, एंड समथिंग बाई 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड, ठीक है। ये कंडीशन मिला हम लोग को कि अगर x का वैल्यू 0 है तो y कितना होगा, इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी मतलब कहीं उधर कहीं होगा, एकदम ऊपर कहीं होगा, ऐसा इधर कहीं होगा। पर अगर x का वैल्यू इंफिनिटी ले लें तो y कितना हो जाएगा 7/infinity, एंड समथिंग बाई इंफिनिटी इज 0। तो अगर x का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो y का वैल्यू बहुत कम होगा। अगर y का वैल्यू कम है, 0 है, तो y इंफिनिटी होगा, और अगर x बहुत ज्यादा है, इंफिनिटी, y 0 होगा। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा इसका। समझ में आया? नोटिस कीजिए ना, ये x का वैल्यू 0 है तो y बहुत ज्यादा है, पर जैसे जैसे y x इंक्रीज कर रहा है, y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और जब x बहुत लार्ज हो रहा है तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड सिंस पॉजिटिव है, तो अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है, सिंस ये 7 पॉजिटिव है ना, x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y का वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसीलिए इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। पर अब अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो y का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। अगर x का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं हम, तो कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। x और y नेगेटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में।
इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सेम ग्राफ बनेगा, बस दोनों एक जगह सिमेट्रिक होगा। इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको ये समझ में आया ना कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो कॉरस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, इसलिए नीचे तरफ। ठीक है, ठीक है, ओके। ये हो गया अगर k का वैल्यू पॉजिटिव होता, पर अगर k का वैल्यू नेगेटिव होता, मतलब माने y इक्वल्स टू -5/x, उस केस में ग्राफ कैसा बनता, ये बना दे रहा, यही बना दे रहा हूं। उस केस में ग्राफ कैसे बनता, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, वाह बुर्बक बना रहे हो हमको। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये y, ये x। ठीक है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। अब नोटिस कीजिए भैया कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है पर सामने एक नेगेटिव साइन है, मतलब y का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। नेचर तो समझ में आ गया ना कि अगर x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा, ऐसा ग्राफ होगा। y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। ठीक है, पर अगर यहां पर x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा, बट y का वैल्यू नेगेटिव होगा। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एंड अगर x नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। हाँ, देखिए समझ में आया कि नहीं है आपको। पहला बात तो ये समझना पड़ेगा, नेचर क्या है कि अगर x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज करेगा, या फिर अगर x डिक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा। नोटिस कीजिए ना, अगर x का वैल्यू छोटा है तो y का वैल्यू, अगर ये x1 है तो ये y1 है, अगर ये x1 है, अगर ये x2 है तो कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना है, अगर ये x2 है ज्यादा है, ये y2 है, कितना कम है। वही बोल रहे हैं कि जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा y डिक्रीज करेगा, और इस साइन का ध्यान रखना पड़ेगा बस आपको कभी कभी। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग इसको कॉपी कर लो, एक बार पॉज करके कॉपी करो। मुझे बस एक समझाना है आपको, इसको पॉज करके आप प्लीज कॉपी कीजिए। मुझे आपको बस एक चीज और समझाना है बस। ठीक है, ओके, मिटाना पड़ेगा उसके मुझे सब चीज। बस एक डिफरेंस हम लोग को समझना जरूरी है, वो है कि एक बस छोटा सा सवाल समझ लीजिए, क्वेश्चन टाइप का समझ लीजिए कि वो है अनपेन कांगे प्लेटफॉर्म पॉकेट में ये रहा। मान लीजिए ये है y इज प्रोपोर्शनल, y इज इक्वल टू 5/x, और एक है y इज इक्वल टू 5/x स्क्वायर। ये a, ये b। यहां पर y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, यहां पर y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। जब भी ऐसा हो, एक स्पेशल नाम है, क्या है वो, है इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर, यहां भी इनवर्स है पर लीनियरली इनवर्स है, इनवर्स लीनियरली, इनवर्स लीनियरली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ए का मतलब हुआ कि अगर x इंक्रीज किया है बाय 2 तो y भी इंक्रीज, सॉरी y डिक्रीज करेगा बाय फैक्टर ऑफ 2। ऊपर वाला एरो इंक्रीज के लिए, नीचे वाला एरो डिक्रीज के लिए। ठीक है, मतलब और अगर x को हम डिक्रीज करते हैं बाय फैक्टर ऑफ 5 तो y भी इंक्रीज कर जाएगा बाय फैक्टर ऑफ 5। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम x को इंक्रीज करें तो y डिक्रीज करेगा, और y को डिक्रीज, x को इंक्रीज करें तो y डिक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम x को बाय फैक्टर 2 इंक्रीज कर दें
हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, अगर x को इंक्रीज कर दें बाई फैक्टर ऑफ 2 तो y डिक्रीज हो जाएगा बाई फैक्टर ऑफ 2। अगर हम x को डिक्रीज कर दें बाई फैक्टर ऑफ 5 तो y इंक्रीज हो जाएगा बाई फैक्टर ऑफ 5। अब देखिए मजेदार चीज, पर b के लिए क्या होगा, सिंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो स्क्वायर है, स्क्वायर, इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से, अगर हम x को इंक्रीज कर दें बाई फैक्टर ऑफ 2 इसका मतलब y क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा बाई फैक्टर ऑफ स्क्वायर है ना, बाई फैक्टर ऑफ 4। समझ में आ रहा है? अगर हम x को यहां पे डिक्रीज किए हैं बाई फैक्टर ऑफ 5 तो यहां पे y इंक्रीज हो जाएगा बाई फैक्टर ऑफ 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, मतलब कि दोनों का नेचर सेम है, डिक्रीज करेगा, या फिर जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा y डिक्रीज करेगा, बट ये बहुत फास्टर काम करेगा, बहुत एफिशिएंट है, बहुत जल्दी जल्दी काम कर देगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर दोनों का ग्राफ कंपेयर किया जाए हम लोग तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए ये मेरा है फॉर, ये है प्रोपोर्शनल टू 1/x, ठीक है, तो ये होगा मेरा प्रोपोर्शनल टू, ये वाला जो ग्राफ होगा ये होगा प्रोपोर्शनल टू 1/x²। देखिए ये बहुत जल्दी जीरो कम हो रहा है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, पर ये बूम तुरंत कम हो जा रहा है। इसको समझ लीजिएगा कि दोनों का नेचर सेम है, बट सिंस ये स्क्वायर वाइल काम कर रहा है ये बहुत फास्टर है। क्या बोलेंगे, कहाँ लिखे हैं आप, यहाँ नोट कर देना, नोट कर दीजिए प्लीज कि y इक्वल्स टू 1/x² डिक्रीजेस, REAS डिक्रीजेस फास्टर देन 1/x। हाँ चलिए, और हम फिर से पॉइंट आउट कर दें, हम लोग को याद नहीं करना है, बस आप थर्डली एक बार क्लास कर लीजिए ये वाला और समझ लीजिए, बस याद नहीं करना, प्लीज कुछ याद मत करना चाहिएगा, बस जितना समझ पा रहे हो समझो एक बार बस, ठीक है। y इक्वल्स टू x² डिक्रीजेस फास्टर देन x, ये ग्राफ समझ में आया, ये x है, ये x² का है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, पर ये फास्टर है, वही तेजी में काम करता है ये, क्योंकि ये स्क्वायर है, देखो ना, समझ में आ रहा है यहाँ से, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में मूव करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट कैटेगरी में मूव करते हैं, इसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, किसने बोला, पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। अच्छा, इसका जो जनरल इक्वेशन है, क्या बोला, द जनरल इक्वेशन इज y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अरे देखिए ये क्या है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग ने इसके लिए पढ़ा था, अरे हम लोग पढ़े थे mx प्लस c, ये पढ़े थे हम लोग, y इक्वल्स टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। पर अब क्या हुआ है, अब एक एक्स्ट्रा क्वाड्रेटिक टर्म ऐड हो गया है, y इक्वल्स टू ax², y इज इक्वल्स टू ax², एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गया है, y इक्वल्स टू ax², ठीक है। पैराबोला होने के लिए हेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, जो x² का कोफिशिएंट है a, ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। b and c may or may not be 0, b और c 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर a 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर भैया a 0 हो गया ये टर्म वैनिश हो जाएगा, सिंपली इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो पैराबोला तो
रहा ही नहीं। समझ में आ रहा है? आना चाहिए। ठीक है, हम लोग को इसका ग्राफ पढ़ना है, समझना है बस। ठीक है, इसका हम वेरिएशंस करके दिखा रहे हैं आपको, 3 वेरिएशंस। अच्छा, पहला केस 1, अगर y इक्वल्स टू पूरा कंसिडर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। हम अब लेबलिंग नहीं करेंगे, ऐसा कुछ होगा, मतलब कटोरा की तरह होगा, ऐसा कुछ होगा, या फिर इधर कुछ होगा, या फिर इधर कुछ होगा। कहाँ गया? ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है, ठीक ठीक, मतलब कटोरा की तरह, ऐसे कटोरा की तरह। ऐसा ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। ऐसा ग्राफ होता है, कोई भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, या फिर यहां भी लाई कर सकता है, कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी लाई कर सकता है, बट ओरिजिन को टच नहीं करेगा। बस ओरिजिन को टच नहीं करेगा, ऐसा इक्वेशन। ये भी पैराबोला ही है। ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट केस में मूव करते हैं। केस 2, जब ऐसा इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मतलब कि यहां पे हमने c को 0 पुट कर दिया है, जो c है वो 0 हो गया है। ठीक, तो मजेदार बात है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। बस 2 ही बनाएंगे, इसका अलग सा वेरिएशन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब कोई एक पॉइंट ओरिजिन पे टच करेगा ऐसे, या फिर ऐसे भी हो सकता है। बना देगा, बना ही देते हैं, तुमको बना देते हैं ताकि खुश मिल जाए तुमको। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। ये बना दिया ना, कैसे बना, इधर बना, इधर बना, ऐसा भी हो सकता है। अरे यार, नहीं नहीं, इस ओरिजिन से ही पास करेगा भैया, बता दे रहे हैं, ओरिजिन से एक पॉइंट पास करेगा। हाँ, ये गया एक पॉइंट, ये ओरिजिन से, ओरिजिन से, ओरिजिन से। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब वही कटोरा की तरह ही, ग्राफ कटोरा की तरह ही रहेगा, बस कहीं कहीं भी हो सकता है, पर एक पॉइंट ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ये भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। याद रखिएगा, सेकेंड चैप्टर में नहीं तो थर्ड चैप्टर में काम आएगा, बता रहे हैं। और एक और केस हो सकता है, केस 3, सिंपली y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, मतलब यहां पर क्या है, b भी 0 है एंड c भी 0 है, तभी भी ये एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ऐसा हो सकता है। ये ग्राफ बड़ी सुंदर है, ऐसा ऐसा या फिर ऐसा, और ये भी टच करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखिए पैराबोला का इक्वेशन ऐसा ही होता है, कटोरा की तरह, ऊपर है नीचे फर्क नहीं पड़ता है, बस ए बी सी वैल्यू डिटरमाइन करता है कि वो पैराबोला कहां पर होगा। पैराबोला का नेचर हमेशा सही रहेगा, पर ए बी सी का जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ओरिजिन को टच करेगा कि नहीं करेगा, हेन तेन। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट, अच्छे से समझ में आया ना, चलो अच्छे से आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन लिखे हैं, वो है फॉर द इक्वेशन y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, पैराबोला, पैराबोला, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x a, एंड फिर बोला प्लॉट द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x स्क्वायर, मतलब कि आपको ग्राफ ये वाला प्लॉट करना है पहले, ये x है और ये y है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, x वर्सेस y। तो अगर ज्यादा दिमाग नहीं चलाया जाए तो x वर्सेस y बोला है, तो ये हम लोग पता है पैराबोला कैसा होगा। ओरिजिन नहीं छिप रहा था, फ्री हैंड का झमेला होता है ये, पर कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करते हैं
इस बार शायद हम सक्सेस हो जाए। चलो ऐसा पैराबोला पड़ेगा। ये क्या है, ए के लिए पैराबोला, पर नोटिस कीजिए अब बोला है सेम इक्वेशन के लिए y वर्सेस x स्क्वायर प्लॉट करना है, मतलब कि कुछ ऐसा प्लॉट करना है। ये x एक्सिस के अलोंग x स्क्वायर होगा, यहाँ पे y होगा। मुझे x स्क्वायर प्लॉट करना है, तो देखिए ना, अगर हम बोल दें लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए इसको पकड़ लेना है कैपिटल P, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू a इंटू पी। और ये कैसा इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx। इस इक्वेशन का नेचर कैसा है, ऐसा ही तो है ना, इसीलिए जब आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के साथ प्लॉट करोगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ। ये हो जाएगा, स्लोप कितना है इसका, इसका ग्राफ का थीटा जो भी मुझे पता नहीं है, पर स्लोप कितना है, स्लोप है tan थीटा विच इज इक्वल्स टू a। ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा बस, कि आप क्या अगेंस्ट क्या प्लॉट कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। दो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, पर अगर आप इसको y अगेंस्ट x स्क्वायर प्लॉट कर दोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, वही है, ठीक है। तो आप किसके अगेंस्ट क्या प्लॉट कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है, सिर्फ ग्राफ क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि आप किसके अगेंस्ट क्या प्लॉट कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्वियसली ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आप व्हाट अगेंस्ट व्हाट प्लॉट कर रहे हो। यहाँ पे y अगेंस्ट c का पैराबोला, y अगेंस्ट x स्क्वायर का स्ट्रेट लाइन, डिफरेंस यही है, ठीक है। चलिए हमको बस यही समझाना था आपको। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन पैराबोला, ये चौथा नंबर है ये। अच्छा क्या है ये, इक्वेशन कुछ ऐसा है, 1 बाई सॉरी इक्वेशन है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब भी आप एक ऐसा इक्वेशन देखें तो समझ जाइएगा भैया ये है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक ठीक, जहां पे हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट a बी ग्रेटर देन b, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, ये ज्यादा है x का कंपोनेंट, ये कम है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा ग्राफ कुछ, इक्वेशन ऑफ एलिप्स का ग्राफ ऐसा होता है, जहां पे ये x वाले को बोलते हैं, जहां पे x कोऑर्डिनेट है उसको x एक्सट्रीम पॉइंट, और ये वाला डिस्टेंस को बोलते हैं b। x स्क्वायर बाई a, ये डिस्टेंस a होता है, ये डिस्टेंस b होता है, सिमिलरली ये भी a होता है एंड ये भी b होता है, ये a, ठीक है। यहां पर हम लोग बोलते हैं a को सेमी मेजर एक्सिस, b का नाम है सेमी माइनर एक्सिस, माइनर मतलब छोटा, ठीक है। एंड और दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, इधर एक F1 F2। देखिए एलिप्स का कोई सेंटर नहीं होता है, हम लोग एलिप्स को सेंटर के नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि व्हाट इज कॉल्ड फोसाई ऑफ एलिप्स। F1 और F2 को एक स्पेशल नाम है, F1 एंड F2 को बोलते हैं फोसाई ऑफ एलिप्स, ठीक ठीक।
ये हो गया, और एक क्वांटिटी है, एंड E known as the eccentricity of ellipse is E is equals to square root of a square by b square minus 1. ये होता है एलिप्स का प्रॉपर्टीज. बस आपको बस ये समझना है कि ऐसा इक्वेशन अगर है आपके पास तो वो होगा इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जहां पर a और b होगा डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स फ्रॉम द ऑरिजिन a, ये भी b हो सकता है, ये भी a हो सकता है. ठीक है. बड़े वाले को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, छोटे वाले को सेमी माइनर एक्सिस. और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट अलग चीज है, F1 और F2, इसको फोसाई ऑफ एलिप्स बोलते हैं. जानते हैं फोसाई ऑफ एलिप्स, बस नाम पता कीजिए. एंड इस एलिप्स का एक क्वालिटी है, इसका नाम है क्वालिटी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी. और उसका निकालने का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1. ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन b. अगर b इज ग्रेटर देन a होता तो ग्राफ ऐसे बनता, बस ऐसे होता. ये ऐसे है, ऐसे बन जाता, बस ऐसे था, ऐसे बन जाता, और कुछ डिफरेंस नहीं होता. ठीक है. ठीक है. अब आता है एक मजेदार चीज. अब वो मजेदार चीज ये है कि इफ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू r से अगर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू r हो गया, उस केस में ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, विच इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नीचे आर ही आएगा, हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा. और ये फाइनली बन जाता है हम लोग का इक्वेशन ऑफ सर्कल. इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r. ठीक है. इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस सर्कल बनेगा. इस सर्कल बनेगा आपका, इसका रेडियस होगा r, ये वाला r. इसका सेंटर 0,0 है एंड रेडियस r है. ठीक है. तो ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स से ही इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा जब a और b बराबर हो जाएगा तो. ठीक है. इतना ही बस जानना है हम लोग को. ठीक है. याद नहीं करना है, बस लिख लो एक बार, समझ लो थर्ली, बस समझ लो क्या क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जानना जरूरी है बस. ठीक है. ओके. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं. चलिए अब नेक्स्ट में मूव करते हैं, जो है हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. ठीक. ये थोड़ा अलग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से. इसका दो तरह का करेंगे हम लोग, पहले, फिर बाद में और किया जा सकता है. ए टाइप ए, मतलब कि y इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस के एक्स. ठीक है. a इक्वल्स टू y इक्वल्स टू a ई टू द पावर माइनस के एक्स. ठीक है. a क्या है? कोई भी रियल नंबर है, मुझे पता नहीं है. a एंड b कोई भी कॉन्स्टेंट्स है. a एंड b क्या है? कोई कॉन्स्टेंट्स है. ठीक है. चलिए इसका ग्राफ समझते कैसा बनेगा. अगर हम x को 0 सेट कर दें तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं. अगर हम x को 0 सेट कर दें तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा a इंटू ई टू द पावर माइनस के इंटू 0. और याद है एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है? 1. तो ये टर्म गायब हो जाएगा, तो बचेगा सिंपली a. तो y का वैल्यू a हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. अगर x इक्वल्स टू हम उसको इन्फिनिटी कर दें तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा a ई टू द पावर इन्फिनिटी इंटू के इन्फिनिटी विद अ नेगेटिव साइन. ये हो गया माइनस इन्फिनिटी. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, क्योंकि x टू द पावर माइनस 1 का मतलब क्या होता है? 1 बाई एक्स. x
-2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/x², बस उसका रेसिप्रोकल इन्वर्स करना होता है। सिमिलरली अगर ये e⁻∞ है, इसका मतलब क्या हुआ 1a/e⁻∞, एनीथिंग टू पावर इन्फिनिटी, आंसर इन्फिनिटी होगा, ये हो जाएगा, एंड समथिंग बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो क्या लगता है आपको इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर ये x है, ये y है, अगर x 0 है, मतलब यहां पर है, ये ओरिजिन है ना, x 0 है तो y कितना होगा, a का वैल्यू, a मान लीजिए यहां पर कहीं है, ये है a, तो ये हो गया आपका एक वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अगर x 0 है तो y का वैल्यू a है, दिख रहा है यहां पर, ये हो गया एक पॉइंट। पर अगर x इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उस केस में y 0 हो जा रहा है, y 0 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका नेचर भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे भैया y इक्वल्स टू 1/x एंड y इक्वल्स टू 1/x² का ग्राफ भी तो कुछ ऐसा ही था, का ग्राफ भी तो कुछ ऐसा ही था। हाँ ऐसा ही था, पर दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसका ग्राफ क्या था, ये इन्फिनिटी पे था, इधर भी इन्फिनिटी था, इधर भी इन्फिनिटी था, तो यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, एक फाइनाइट वैल्यू से शुरू हो रहा है। ठीक है, और दूसरा एक और फर्क है, अभी डिस्कस कर लें, चलो कर देते, अभी कर देते हैं। ठीक है, ये ग्राफ होता है इसका ऐसे। ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर दे, नोट अभी बताएं, अभी बता के अभी नहीं होगा, अभी नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये हो गया ग्राफ आपका। ठीक है, ओके, दूसरा एक और ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस e⁻⁻kx। ठीक है, ठीक है, फिर से वही कहानी कीजिए ना आप। अगर y का, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है, कि अगर x का वैल्यू 0 है तो y कितना हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, तो y का वैल्यू भी 0। अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है, ठीक है ना, ओके। अगर x का वैल्यू हम इन्फिनिटी ले लें तो y कितना हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस e⁻∞। और अभी हम लोग देखे थे कि e⁻∞ 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1, आंसर होगा a। मतलब कि इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये x है, ये y है, अगर x 0 है तो y भी 0 है, मतलब एक पॉइंट यहां पर होगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब बहुत लार्ज है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू a हो रहा है। मान लीजिए ये a है, ठीक है, ये a है, हम इसको डॉट बना दे आगे थोड़ा। ठीक है, ये a है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे जैसे x टू y इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी टू a, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू 0, पर जैसे जैसे x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, पर बढ़ते 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 जाके सैचुरेट हो जाएगा a पर, a से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये है ग्राफ फॉर y इज इक्वल्स टू a⁻⁻kx, और ये है ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू a इंटू e⁻⁻kx। ग्राफ इसका ऐसा होगा। ठीक है, और ये सब चीज आपको समझ में आया ना? ये चीज जरूरत नहीं है, पर आपको बेसिकली समझ में एक बार आना चाहिए कैसे काम करता है, ताकि बाद में यूज कर सके हम इसको। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं।
हाँ जी, आइए अब ये जो कंपैरिजन वाला हम लोग बात कर रहे थे वो समझ लेते हैं कि e टू द पावर x और x स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। अगर इन तीनों ग्राफ का कंपैरिजन किया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा। एंड सिमिलरली e टू द पावर माइनस एक्स 1/x स्क्वायर का ग्राफ में क्या क्या वेरिएशन है, ये एक दूसरे से कैसे डिफर करता है। ठीक है, तो पहले इसका करते हैं हम लोग। अच्छा, x का ग्राफ तो पता है आपको कैसा होता है। x का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, ऐसा होगा। ये है y इक्वल्स टू एक्स के लिए। ठीक, अगर x स्क्वायर का बात करें तो पता है हम लोग को ऐसा पैराबोला होता है, ऐसा होता है पैराबोला। ये होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए। ए जो वैल्यू है, स्लोप है, उसको 1 पकड़ लिया, छोड़िए उसको, अभी वो नहीं जानना है हम लोग को। पर ये जो e टू द पावर x है ना, ये देखिए जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है इसके कंपैरिजन में। पर अगर हम लोग x e टू द पावर x का बात करें तो वैसे बढ़ेगा। जी हाँ, ये होगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, मतलब कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजेस फास्टर देन एनी पावर ऑफ x। चाहे वो आप x अगर x क्यूब भी लोगे ना, फिर भी उसके कंपैरिजन में ये e टू द पावर x बहुत रैपिडली ग्रो करेगा। समझ में क्या बोल रहे हैं हम? इसके लिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, पर इसके लिए थोड़ा फास्टर बढ़ रहा है, पर इसके लिए एकदम रैपिड ग्रोथ होगा, बहुत फास्ट होगा। एंड सिमिलरली यहां भी वैसा ही कुछ है कि ये मान लीजिए आपका x के लिए है, ये मान लीजिए x स्क्वायर के लिए है, पर ये होगा e टू द पावर माइनस x के लिए। ये पहला वाला है 1/x के लिए, दूसरा वाला है 1/x स्क्वायर के लिए, और तीसरा वाला है e टू द पावर माइनस x के लिए। तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस increases or decreases, REAS decreases faster than any power of x, e to the power plus minus x, प्लस के लिए इंक्रीजेस, माइनस के लिए डिक्रीजेस फास्टर देन एनी पावर ऑफ x। मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा डोमिनेट करेगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन will always dominate, चाहे फंक्शन इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, फर्क नहीं पड़ता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा डोमिनेट करेगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिटरमाइन करेगा कि वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बस यही बात है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस गेम चेंजर है, पूरा गेम ही बदल देगा। वो बहुत फास्ट इंक्रीज होता है, बहुत फास्ट डिक्रीज भी होता है, इस बात को समझना जरूरी है। ठीक है, ओके, चलिए अब एक लास्ट टॉपिक बाकी है, उसको भी खत्म कर देते हैं अब। चलिए आइए, फाइनली हम लोग का ये लास्ट टॉपिक है आज का, अच्छे से समझ लेते हैं क्या बोला है। ये फाइनली एक लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है ग्राफ्स विथ वेरिएबल स्लोप। देखिए हम लोग अभी तक जितना भी इक्वेशंस कवर किए हैं उसको मेनली हम लोग अगर स्लोप के टर्म्स में बात करें तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिसका स्लोप कांस्टेंट है, दूसरा जिसका स्लोप वेरिएबल है। ठीक, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप वेरिएबल। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है
उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, हम लोगों ने देखा, हाँ या ना? हाँ, थैंक यू। अरे देखे ना, देखे तो। पर उसको छोड़ के जितना भी ग्राफ्स था ना, जितना भी इक्वेशन का ग्राफ किया ना हम लोग, वो सारा ग्राफ्स का स्लोप वेरिएबल है। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। ऐसा ग्राफ्स, मैं ऐसा ग्राफ है, ना पैराबोला, जो पैराबोला ग्राफ है उसका एक हिस्सा लिया है बी, ये पैराबोला ग्राफ है, उसको हम बस टेढ़ा कर दिया है सी। क्या करें, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, कैसे लिया, ऐसे लेते हैं। ये भी पैराबोला वाला ही ग्राफ का एक हिस्सा लिया काट के, एंड सिमिलरली यहाँ भी बना देते हैं ऐसे। तो ये देखिए जितना भी ग्राफ्स बनाए हैं ना, यहाँ पे चारों ग्राफ्स हैं ए बी सी डी, ये चारों ग्राफ्स का स्लोप वेरिएबल है। ठीक है, ये चारों ग्राफ्स का स्लोप वेरिएबल है। वो कैसे है वो समझेंगे हम, पर आप समझ लीजिए कि मेनली दो तरह के ग्राफ्स हो सकते हैं। एक है ग्राफ जिसके स्लोप स्ट्रेट लाइन हो तो कांस्टेंट स्लोप, पर इस ग्राफ्स का स्लोप वेरिएबल है। आइए आप समझते हैं कि इस ग्राफ्स का स्लोप वेरिएबल्स है तो मतलब क्या होता है। तो मुझे कुछ लिखना था, जगह है यहाँ पर कहीं? वाह, जगह ही नहीं है, तो गंदा से बनाए हैं हम, कोई नहीं, फिर भी हम लिख दो थोड़ा बहुत। यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, नोट फॉर सच ग्राफ्स the slope is variable, that is at every point on the graph, every point on the graph for such a graph the slope is variable, that is at every point on the graph the slope is different। ये फर्स्ट पॉइंट है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, एंड द वैल्यू ऑफ स्लोप इज डिटरमाइंड by drawing a tangent, at that point, and then measuring the angle made by the angle made by the tangent with positive side of with positive x axis। अरे भैया कितना बड़ा कहानी लिख दिया आप, सिंपल सा लिखा है, कोई बड़ा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि सारे ग्राफ्स के स्लोप वेरिएबल हैं, और वो निकालते कैसे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप डिफरेंट है, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट का स्लोप डिफरेंट है। सेम यहाँ भी अगर आप हर एक पॉइंट पे मूव करते हो ग्राफ पर, तो हर एक पॉइंट का स्लोप डिफरेंट होगा। और वो स्लोप निकालते कैसे हैं, मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट है P और आपको यहां पर स्लोप निकालना था, आप क्या करोगे, इस स्लोप, इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बना दोगे, ठीक है। और ये जितना एंगल ये टेंजेंट बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा, स्लोप हो जाएगा tan थीटा। अब सिंस ये लेस देन 1 है, इसका पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक। ओ टेंजेंट मतलब पता है ना, टेंजेंट मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन
जो उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे टच करेगा उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्लास 10 टेंजेंट, ठीक ठीक। सिमिलरली मान लीजिए आप यहाँ पे एक इस पॉइंट पे एक टेंजेंट निकालना, स्लोप निकाल सकते हो कि इस पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू कितना है। आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पर एक टेंजेंट बना दीजिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा थीटा, स्लोप हो जाएगा एम tan थीटा। ऑब्वियसली नेगेटिव ज्यादा है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक। यहां पर आइए भैया, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, आप यहां पे टेंजेंट बनाओगे चुपचाप, ये एंगल थीटा, स्लोप एम हो जाएगा tan थीटा, और सिंस नहीं है पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली यहां भी वही कहानी, थीटा, ये स्लोप m इक्वल्स टू tan थीटा, पर यहाँ पे थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो नेगेटिव वैल्यू। क्या ठीक है, समझ में आया कुछ, समझ में आया ना। हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा ग्राफ्स का स्लोप वेरिएबल होता है, और स्लोप निकालते कैसे हैं। अच्छा, वेरिएबल मतलब कि हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होगा, तो एट एनी पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट बना के, और आप मेजर कीजिए टेंजेंट का एंगल कितना है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो स्लोप इक्वल्स टू m tan थीटा। वही पुराना कहानी, ठीक है। अब एक लास्ट चीज दिखाना है, इसी से ऑब्वियसली कुछ नया नहीं कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए जल्दी से बात देख लेते उसको भी। चलिए फाइनली एक लास्ट पार्ट है। हम लोग को पता है कि ग्राफ विद वेरिएबल स्लोप है, तो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है इंक्रीजिंग वेरिएबल है, मतलब क्या इंक्रीजिंग है, और एक हो सकता है डिक्रीजिंग, ठीक 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 ठीक। वेरिएबल है मतलब क्या हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। क्या हो रहा है नहीं पता है, आइए देखते हैं। ग्राफ बनाते हैं भैया, ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है फॉर द वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x वर्सेस y, ठीक है। और मुझे इसका बताना है आपको, मुझे आपको ये प्रूफ करना है कि सच में इसका स्लोप वेरिएबल तो है पर इंक्रीजिंग है। आइए देखते हैं, चलिए कुछ पॉइंट्स कंसीडर करते हैं इस पर। मान लीजिए ये पॉइंट कंसीडर किए हम P1, फिर यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किए P2, फिर यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया मान लीजिए P3, और यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किए P4, ठीक। अच्छा, हम लोग को स्लोप निकालने का तरीका क्या बताया था आपको हम, कि इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो आप यहाँ से टेंजेंट बनाइए, ठीक है। ये हो गया पहला टेंजेंट। इस पॉइंट पे अगर बनाना है, अच्छा ये हो गया स्लोप m के लिए, P1 के लिए। P1 का जो टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या हम बोल सकते हैं P1 का जो एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल θ1, वो होगा 0 डिग्री, विच इंप्लाइज स्लोप m1 इज इक्वल टू tan 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो होना ही पड़ेगा, क्यों, कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस होता है उसका स्लोप 0 ही होता है। तो पॉइंट P1 के लिए जो टेंजेंट बन रहा है वो है पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर ये गया, ये गया, तो ये एंगल बना θ1, θ2 सॉरी, θ2, तो कॉरस्पॉन्डिंगली इसका स्लोप होगा m2 इज इक्वल टू tan θ2, ठीक ठीक। पॉइंट 3 पे बात करते हैं, टेंजेंट बना देना, ये एंगल होगा θ3, तो पॉइंट 3 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है θ3 विच इंप्लाइज स्लोप हो जाएगा उसका tan θ3। एंड फाइनली पॉइंट 4 अगर हम बनाएं तो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बनेगा एंगल θ4 जो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर है। तो θ4 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इंप्लाइज m4 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री विच इज अप्रोक्सीमेटली क्या, अनडिफाइंड। तो अब देखिए
इस ग्राफ के लिए जैसे जैसे हम पॉइंट्स आगे बढ़ा रहे हैं तो एंगल क्या बढ़ रहा है, एंगल धीरे धीरे पहले 0 था, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज हुआ, फिर 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम ग्राफ के अलोंग मूव कर रहे हैं, ग्राफ में स्लोप्स सॉरी एंगल्स इंक्रीज हो रहा है, एंगल्स इंक्रीज हो रहा है। अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है मतलब tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा, और tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है मतलब स्लोप का वैल्यू इंक्रीज होगा। बस वही बात है। तो यहाँ क्या देखें हम लोग कि इस केस में ठीक θ1 इज लेस देन θ4 इज ग्रेटर देन θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, which implies बोल सकते हैं tan of θ4 will be greater than tan of θ3 will be greater than tan of θ2 greater than tan of θ1, which implies slope for the point 1 is point 4 is greater than slope of point 3 is greater than slope of point 2 greater than slope of point 1। तो देखिए जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, इस पॉइंट का स्लोप था m1, इस पॉइंट का स्लोप था m2, इस पॉइंट का स्लोप था m3 और इस पॉइंट का स्लोप था m4। चारों का वैल्यूज इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, मतलब कि स्लोप कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। एंड सिमिलरली इसका भी आप सब खुद से बना सकते हो, समझ सकते हो कि अब अगर ऐसा ग्राफ अगर हम बना दें, ठीक है, नोटिस कीजिएगा इस पॉइंट का देखिएगा, इस पॉइंट पर अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये टेंजेंट बनेगा θ1। इस पॉइंट पर अगर बनाया जाए तो कैसा बनेगा θ2। इस पॉइंट पर अगर बनाया जाए हो जाएगा θ3। यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, θ1 ऑब्वियसली यहाँ देखने से लग रहा है θ1 इज लेस देन θ2, नहीं θ1 यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट P1 था, ये P2 था, ये P3 था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं θ1 है वो ग्रेटर देन θ2 है, इज ग्रेटर देन θ3, मतलब कि tan θ1 विल बी ग्रेटर देन tan of θ2 ग्रेटर देन tan of θ3, मतलब कि स्लोप एट पॉइंट m1 इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट m2 m3, मतलब कि m3 छोटा है, इन अदर वर्ड्स m3 इज लेस देन m2 इज लेस देन m1। मतलब जैसे जैसे आप पॉइंट ग्राफ के पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हो स्लोप डिक्रीज कर रहा है। बस वही पता चाहते हैं आपको, सही है। ठीक है, आपको मेनली बस ये समझना पड़ेगा कि एक ग्राफ का स्लोप वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन के लिए एंड वेरिएबल होता है ऐसा कर्व्ड ग्राफ के लिए। कर्व्ड ग्राफ के लिए स्लोप हमेशा वेरिएबल ही रहेगा। ठीक है, एंड कैसे निकालते हैं, टेंजेंट बना के। ठीक है, फाइनली खत्म। तो ये पार्ट 2 तो था ग्राफ, स्केच ग्राफ करना, इक्वेशन को समझना। फिर से बोल रहे हैं आपको याद नहीं करना है कुछ, आप बस एक बार अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है, और बस आपको आइडिया होना चाहिए हाँ ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।